हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश सिंह और आज हम लोग शुरू करेंगे ANTS पार्ट 1 का आपका वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। एक मॉलिक्यूल CH4 का आपको मास बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो गलती ये कर सकते हैं, जैसे CH4 है तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास। हमसे वही क्वेश्चन में पूछ रहा है 16 AMU, तो AMU को हमको ग्राम में बस चेंज कर देना है और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 16। 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और वह 16 इंटू इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 10/6, थोड़ा और आसान बना लेते हैं, इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्स में 16/6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो -23 ग्राम और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये आएगा 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, द एक्चुअल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ये भी इसी टाइप का सवाल है, क्लोरीन गैस पूछ रहा है Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन गैस Cl2 होगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 AMU। ठीक है, तो यहाँ AMU को ही चेंज करना है, 71 इंटू 1.67, इसको मैं डायरेक्ट 10/6 लिखूंगा इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, अब ये हो जाएगा 71/6। ठीक है, 71/6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो 71/6 जो आएगा अप्रॉक्स हमको 10⁻⁻24 के ऑर्डर में बताना है ना। तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 10⁻⁻24 के ऑर्डर में है तो 710, हालांकि पहले ही था तो आप इसको ऐसे करने का कोई मतलब नहीं था, इसको हम लोग 710/6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ये जो आएगा वो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी, 118 वाला दो ऑप्शन है। ठीक है ना, तो एक तो ऑप्शन किलोग्राम में दिया है और एक ऑप्शन ग्राम में है, तो ये हो जाएगा 118.57 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, दैट इज और ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP। ये है हमारा अवोगैड्रो हाइपोथेसिस का क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ से हमको बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए, नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। ठीक है, लीटर आराम से निकाल सकते हैं, 11.2 अपॉन 22.4, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल गया नंबर ऑफ मोल्स और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का बेसिकली बेटा फॉर्मूला जो होगा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, और SO2 में, SO2 के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर ऑप्शन Na के टर्म्स में ही दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी Na के टर्म्स में ही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, देख लीजिए कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 54। ठीक है, 54 कह रहा है कि इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, है ना। तो ये 3 गैसेस हैं हमारे पास, 3 गैसेस में क्या है, हमारे पास O2 है और H2 है और मीथेन है। ठीक है, इन तीनों का मास जो है वो सेम होगा, तीनों का मास जो है वो अगर सेम होगा तो इनका तीनों का हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बताएंगे NH2, सॉरी पहले O2 है तो उसको O2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो NO2 रेशियो NH2 रेशियो NCH4, है ना। तो आइडेंटिकल कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इसका मास तीनों का W मान लेते हैं, W/32 रेशियो W/2 रेशियो W/16। तो इन तीनों में जो होगा LCM जो है कॉमन तो W हो जाएगा,
एलसीएम 32 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, और फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1:16:2। बाकी कॉमन जो है उसको हटा देंगे, तो आंसर होगा 1:16:2। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 1:16:2, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्स। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है ना, हमको पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको गिवन मास दिया है 4.25 अपॉन मोलर मास NH3 है ना। NH3 का कितना होता है 17, मोलर मास निकाल लीजिए इनटू, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एटॉमिसिटी NH3 का जो है, NH3 की एटॉमिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल एटम इसका नाइट्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। इससे इसका ये हो जाएगा 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी है, नंबर ऑफ एटम्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, एटम्स एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये बोला जा रहा है एट NTP द डेंसिटी ऑफ गैस इज, है ना। गैस कोई भी गैस है, अननोन गैस है, ये कह रहा है 0.0045 ग्राम पर मिलीलीटर, देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का बेसिक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमको इस क्वेश्चन में, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको डेंसिटी दिया हुआ है, वो भी ग्राम पर लीटर में। तो वेपर डेंसिटी का तो यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ग्राम पर ml में दिया हुआ है। तो डेंसिटी दिया हुआ है गैस का 0. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.45 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर। इसको हम लोग एक काम करते हैं 4.45 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर, अगर ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ग्राम पर लीटर हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए किया हूँ, बता रहा हूँ भी क्यों किया हूँ। तो 4.45 ग्राम पर लीटर लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग PV = nRT लगाएंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से PV = nRT ना लगा करके इसको थोड़ा सा इसका डिराइव्ड फॉर्म अगर हम लोग लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P × मोलर मास = ρ × RT, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो रो तो हमको क्वेश्चन में पता चल गया 4.45, यहाँ पे ये ग्राम पर लीटर में ही होता है। R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू, नॉर्मल टेम्परेचर NTP मतलब नॉर्मल प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्स में हम लोग 273 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 273 केल्विन अपॉन यहाँ पर टोटल प्रेशर 1 atm, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22.4, ठीक है। तो 4.45 इंटू 22.4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स में, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो अप्रॉक्स में ये 100 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये अबार हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा आपका 100/2 दैट इज 50। और 50 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर आपको PM = ρRT नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं वहाँ से 1 ml में उसका मास दिया हुआ है, फिर 1 लीटर में आप उसका मास निकाल लीजिए, और फिर 1 लीटर के बाद आप 22.4 लीटर में निकाल लीजिए। 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल के गैस का वॉल्यूम होता है, 1 मोल का मास जो होगा वो मोलर मास होगा, तो वही आंसर आएगा। निकाल के देख लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। हमें ये तरीका आसान लगा तो हमने इससे आपको बता दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। 57 कह रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 देन मॉलिक्यूलर मासेस आर इन द रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। वेपर डेंसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है,
तो वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 या MW1 अपॉन MW2। तो इसका रेशियो कितना दिया है 1:3, तो इसका भी रेशियो कितना आएगा 1:3। 1 सेकंड का क्वेश्चन था बेटा, अगर आपको ये रिलेशन पता चल जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। दैट इज आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इन अ कंपाउंड एटॉमिक वेट ए का दिया हुआ है और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है 25%, ठीक है। एटॉमिक वेट बी का दिया हुआ है, उसका परसेंटेज बाय वेट भी दिया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है, इनके एटॉमिक मास 12.5 है, इसका है 37.5, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक कॉलम, दूसरे कॉलम में इसका परसेंटेज वेट दिया हुआ है ना। तो ये हो गया आपका 25% और ये हो गया आपका 75%। तीसरे कॉलम में हम एक काम करते हैं, इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। 25 अपॉन 12.5 ये हो जाएगा आपका 2 और ये 75 अपॉन 37.5, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो A/B इज इक्वल टू 2:2, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आएगा हमारा वो हो जाएगा A/B, AB कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि टू एलिमेंट्स X एंड Y, उनके एटॉमिक वेट 75 एंड 16 दिए हुए हैं, कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग 75.8% ऑफ X, ठीक है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, बहुत इजी है। फिर से वही वाला करेंगे। दो एलिमेंट है X और Y, ठीक है, इनके हमके कंपाउंड दिए हुए हैं, इसका 75.8 दिया है, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 24.2%, ठीक है। अब 75.8 डिवाइडेड में इसका मोलिकुलर मास जो है वो कितना है 75 है, सॉरी एटॉमिक मास, ठीक है। और इसका जो होगा 24.2 अपॉन 16। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स में तो ये 1 हो जाएगा और ये अप्रॉक्स में 3/2 हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जो X/Y है ना, X/Y है, ये हो जाएगा 1:3/2। और हमको एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में लेते हैं, तो ये तो हमारा इंटीजर रेशियो है, तो इसको हम लोग रेशियो लेना है ना, तो इसको 1:2 ले लेते हैं रेशियो, 3/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा X2 × Y3, दिस विल बी अवर एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है X2 Y3, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड इट्स अ रेसिड्यू मतलब जो बॉटम में जमा हो जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड होगा। तो अगर ये हमारा रिएक्शन है Ag2CO3, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं तो 2Ag सॉलिड होगा, इसका हमने फेज लिख दिया, CO2 गैस होगा और हाफ O2 भी गैस होगा। तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है निकालना पड़ेगा हमको, इसका मोलर मास उसके पहले निकालना पड़ेगा। सिल्वर का 2 × सिल्वर का होता है 108 और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 कितना होगा 48। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 216, तो 60 + 216 हो जाएगा 276। तो ये आपका डेटा भी खूबसूरत दिया हुआ है कि आपका मोल्स आराम से निकल जाएगा। 2.76 डिवाइडेड बाई 276 ये हो जाएगा आपका 0.01 मोल, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स 0.01, इसको आप 1/100 लिख लो। अब इसका मास निकालना है तो 2/100 इंटू सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 216 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 2.16 ग्राम, ठीक है। दिस विल बी आवर वेट ऑफ रेसिड्यू दैट इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का मास निकालना था हमको, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या बोला जा रहा है, 61 क्या बोला जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP प्रोड्यूस्ड बाई 100 ग्राम ऑफ CaC2 विथ वाटर,
ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन से हम लोग आराम से लिख सकते हैं CaC2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। C2H2 ही हमारा गैस है, और अगर हमको NTP पर वॉल्यूम बताना है तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो जो है वो हम लोग NTP पर वॉल्यूम बता सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैल्शियम कार्बाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए भाई, 100 अपॉन इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना आएगा 64, निकाल के आप चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 64, 100/64 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको पूरा सॉल्व मत करिए, इसके हिसाब से इसका नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल्स निकालना उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स 100/64। तो इसका वॉल्यूम निकालना है C2H2 का, जो गैस है ना। गैस हमारे पास एसिटिलीन गैस ही होती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, और गैस हमारा प्रोडक्ट में यही बनेगा। तो 100/64 इंटू 22.4। तो राउंड ऑफ का कैलकुलेशन करिए, हमारे पास ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, तो राउंड ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा आप इसको अगर आप 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.8, और ये हो जाएगा आपका 4.48। ठीक है, 5 से कटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 448 अपॉन 12.8। तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप, 4 3 जा 12 3 जा कितना हो जाएगा आपका 36, 12 36। यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 आगे को किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बचा कितना 36 और 44 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कितना 448, ये हो जाएगा 88। तो ये अप्रॉक्स में आपका 35 लीटर के आसपास आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे अगर 3 आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, यानी कि 35। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन 64 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ SO2। SO2 का अमाउंट मेंशन नहीं किया है, तो लिमिटिंग रीजन का कोई कॉन्सेप्ट लगाने का है नहीं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ SO3। सो इजी क्वेश्चन, 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से ही सोच सकते हैं आराम से हम लोग। इसका मोलर मास, इसका दिया हुआ है मास 64 ग्राम। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका नहीं दिया है, हमको O2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। O2 कितना दिया है 64 ग्राम, इसका मोलर मास 32 होता है, ये होता है हमारा 2 मोल्स। ठीक है, इसके बारे में नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में। ठीक है, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा हमारा 4 मोल हो जाएगा। तो वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज ये हो जाएगा 89 अप्रॉक्स में 89 है ना, 89.6 लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 89.6 लीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहे इफ 1.6 ग्राम ऑफ SO2 एंड 1.5 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S आर मिक्सड विथ अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द क्लोज वेसल अंटिल द रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस दिया हुआ है, प्रोसीड टू कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा इसको एक तरीके का रिएक्शन है, तो इसको रिएक्शन एनालिसिस करना है। 2H2S, ठीक है, 2H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू 3S प्लस 3H2O, सॉरी 2H2O है, 2H2O। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसका 1.6 ग्राम है SO2 का, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 1.6 अपॉन इसका मोलर मास होता है 64। ठीक है, निकाल के चेक कर लीजिए, 64 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16, इसको आप कैंसिल करा दीजिए, इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो, 16/64 1/40 आ जाएगा इसका मोल्स, 1/40 मोल्स हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, 1.5 इंटू 10^22 अपॉन इसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10^23, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये भी 1/40 मोल्स ही आया। मतलब दोनों का मोल्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से दिया है, दोनों को हम लोग एक बेंचमार्किंग पे ले आएंगे, दैट इज अवर नंबर ऑफ मोल्स। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, ठीक है, सवाल में अब इसमें लिमिटिंग रीजन का अगर कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि कोई एक बचेगा, कोई पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो अगर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो हमको सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स आता है, रफ वर्क पे हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं कि जो भी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S में अगर हम इसके स्टोइचियोमेट्री 2 से डिवाइड कर दें, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 में इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे, तो
1/40 डिवाइडेड बाई 2 1/80 और 1 इसका वाला जो है 1/40 होगा, ठीक है। तो 1/80 कम है, 1/40 ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कम होगा वो जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जो ज़्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो दिस विल बी अवर एक्सेस रिएजेंट, है ना, एंड दिस विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मतलब आप सवाल पढ़ते हैं एक बार, ओनली S एंड H2O विल रिमेन इन द रिएक्शन। S मतलब S और H2O, सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा हमारे पास सल्फर और H2O, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सिर्फ रखना है तो इन दोनों का पूरा खत्म होना जरूरी है, ठीक है। फिर कह रहा है H2S विल रिमेन इन एक्सेस, तो H2S हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। SO2 विल रिमेन इन एक्सेस, हाँ जी ये सही हो जाएगा, क्योंकि SO2 क्या हमारा एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा रिएक्शन करने के बाद भी, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एट NTP इन अ कंटेनर 100 ml ऑफ H2 एंड 60 ml ऑफ Cl2, ठीक है, आर मिक्स टुगेदर, देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये रिएक्शन होता है H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू 2HCl गैस, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू 2HCl गैस। अब इसमें कह रहा है 100 ml ऑफ H2 एंड 60 ml ऑफ Cl2। देखो ऐसा है कि अगर गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से देखेंगे तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की कांस्टेंट कंडीशन पे, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो जो V प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड होता है वो हम लोग वॉल्यूम से भी आराम से चेक कर सकते हैं। यानी वॉल्यूम को आप नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट करिए। T इज इक्वल टू 0 पर इसका 100 ml है और इसका 60 ml है, इसका 0 हो जाएगा आफ्टर सम टाइम्स, है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो पहले ख़त्म हो जाएगा, और इसका 100 माइनस 60 यानी कि इसका 40 ml बच जाएगा, ठीक है। और इसका 2 इंटू लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से 2 इंटू 60 दैट इज़ 120 ml बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ HCl, तो 120 ml बन गया हमारा, ठीक है। तो इसका हमको लीटर में पूछा है ना, लीटर में सभी ऑप्शन, तो 120 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दीजिए, प्यार से हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 0.12 लीटर, ठीक है। तो बस यही करना है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 65। ये आ गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस, है ना, MnO4 माइनस प्लस SO3 डबल माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू SO4 डबल माइनस प्लस Mn पर प्लस 2 चार्ज प्लस 1 H2। अब ये अनबैलेंस है, हमको बैलेंस थोड़ी करना है, लेकिन फिर भी हमको एक चीज़ समझना है कि यहाँ Mn प्लस 7 होता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ प्लस 2 है, तो मैग्नीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा है यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो सल्फर का 4 आएगा, यहाँ पे प्लस 6 आएगा, तो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो अपने आप को ऑक्सीडेशन करता है वो हो गया हमारे किसकी तरह, MnO4। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, MnO4 माइनस एंड H प्लस का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये रिड्यूस होना होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है लेकिन H प्लस रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। MnO4 माइनस इज रिड्यूस, H प्लस इज ऑक्सीडाइज, ये MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है बट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है H प्लस, ठीक है। MnO4 माइनस इज रिड्यूस्ड एंड SO3 इज ऑक्सीडाइज, हाँ ये सही है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और चौथा ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, MnO4 माइनस इज ऑक्सीडाइज, गलत है। हाँ MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा हमारा, ठीक है। तो एजेंट नहीं पूछा है हमसे, या ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी नहीं पूछा है ना, पावर नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, इतना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब दोनों नहीं हो रहा है ना। अभी थोड़ा क्या है ना कि हम लोग इसी रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब सारे ऑप्शंस लिखना पड़ेगा, वैसे तो मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। रुबिडियम पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। रुबिडियम पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +1 है, तो ये रुबिडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, और H2O H प्लस यहाँ +1 है और यहाँ पर 0 चार्ज है, ठीक है। तो +1 से 0 क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा,
तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रुबिडियम का और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। कॉपर यहाँ +2 चार्ज है क्योंकि आयोडीन -1 होता है, यहाँ -1 आयोडीन, तो यहाँ +2 से +1 कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन -1 से 0 हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स हो गया। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये मजेदार लग रहा है, ये शायद आंसर हो सकता है। NH4+ पे +1 Cl-, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। आप अगर देखोगे तो ना ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, ना ही क्लोरीन का, ना सोडियम का, ना ऑक्सीजन का, ना हाइड्रोजन का, ठीक है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं बदला है। जब नहीं बदला है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें फोर्थ ऑप्शन में मैग्नीशियम 0 है तो यहाँ +2 है, नाइट्रोजन 0 है तो यहाँ -3 है, तो चौथा में भी रिडॉक्स है, दूसरा में भी रिडॉक्स है, पहला में भी रिडॉक्स है, ठीक है। तो अब लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। 67 में भी इसी तरह से कह रहा है चूज द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों को सारे रिएक्शंस को देखने की जरूरत, सारे रिएक्शंस को आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना। कॉपर 0 +2 ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1 ही है उधर, सल्फर +6 है, यहाँ सल्फर +4 है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। बाकी सब आई थिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम पर +1 है, यहाँ पे बेरियम बेरियम +2, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, सल्फर +6, सल्फर का भी +6 यहाँ पे, सोडियम कभी बदल ही नहीं सकता है, यहाँ पे सल्फर का +6 है, यहाँ पे भी सल्फर का +6 है, पोटेशियम +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, यहाँ +1 +6 -2, सब अगर निकाल करके देखोगे तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बाकी सभी 3 ऑप्शन में नहीं चेंज हो रहे हैं। सिर्फ कॉपर में पहले ऑप्शन में कॉपर का Cu+1 से 0 से +2 हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सल्फर का +6 से +4 हो रहा है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन 67 का सही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन एटम इज हाईएस्ट। तो Ki3 में अगर हम लोग निकालेंगे तो X जो आएगा -1/3 आएगा, ठीक है। Ki4 आई थिंक ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे KiO4 होगा, KiO4, तो यहाँ पर निकालोगे तो आएगा +1 + x -8 = 0, x निकालेंगे तो +7 आएगा, और आयोडीन का मैक्सिमम यही होता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। आयोडीन क्या, किसी भी हैलोजन के लिए फ्लोरीन को छोड़ करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। बाकी दो में अगर निकालेंगे तो इसमें +5 आएगा और इसमें भी +5 आएगा, सी और डी में +5 आएगा, बी में +7 जो कि मैक्सिमम है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो 69 क्या बोला जा रहा है कि बेरियम हाइपोफॉस्फाइट है ना, BaH2PO2 ट्वाइस, ठीक है। तो बेरियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है, तो सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, +1 × 2, प्लस फॉस्फोरस का निकालना है तो इसका x मान लीजिए, है ना। ऑक्सीजन -2 × 2 और ना होल × 2 करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, = 0, तो +2 +1 × 2 +2 × 2 का मल्टीप्लाई करिए +4, है ना, +2x -4 × 2, -4 × 2 क्या हो जाएगा आपका, -4 × 2 हो जाएगा आपका -8, ठीक है, = 0, तो 2x ये हो जाएगा +6 = -2 करेंगे, -8 करेंगे तो ये हो जाएगा +2, तो x हो जाएगा +1, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। पहला है टाइटेनियम एंड दूसरा है थैलियम, ठीक है बेटा। तो देखिए ऐसा है कि टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। तो 22 का अगर हम लोग कन्फिगरेशन करेंगे तो ये होगा आर्गन, ठीक है, 3D एंड 4s, ठीक है। तो 4s में पहले आप दो भर दीजिए, उसके बाद आर्गन 18 होता है तो ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा।
तो टाइटेनियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट से निकालेंगे, यहीं से सिर्फ निकालेंगे तो +2, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो यहाँ से 2 निकालिए, यहाँ से 2 निकालिए, तो ये हो जाएगा +4। तो दिस विल बी अवर टाइटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। और थैलियम जो होता है बेटा, थैलियम जो होता है वो बोरॉन फैमिली का होता है। तो बोरॉन फैमिली में क्या होता है, इसमें बोरॉन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, +3। और एक्चुअली इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, जिसमें आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, दैट इज अवर इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो नीचे आने पर इसमें +2 की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, क्योंकि एक पेयर जो है वो काम करना बंद कर देता है, इनर्ट हो जाता है, उसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर +2 की वजह से +2 से कम हो जाता है। तो +2 से कम हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि इसका भी मैक्सिमम +3, इसका +1, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए में टाइटेनियम है तो +2 एंड +4, +2 एंड +4 पहले पूछा है, हाईएस्ट पूछा है ना, तो +4 एंड +2, तो +4 एंड +2 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना, डी फॉर दिल्ली। एंड बी में +3 मैक्सिमम है, +1 मिनिमम है, तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्लास का एकदम आराम से सवाल बना सकते हैं आप। 71 क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड में O2 का निकालना है, और पोटेशियम हमेशा प्लस होता है, तो +1 + 2x = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -1/2, दैट इज और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Hello everyone, welcome to the first ANTS for medical batch, the discussion of organic chemistry part. चलो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन A। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। तो आप 72 में देख रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं हैलाइड्स के बारे में कि अगर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ये होता है Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। ये एक्सेप्शन आपने पढ़ा होगा, बिकॉज फ्लोरीन में लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, छोटा, तो रिपल्शन के कारण इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमें पता है कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि Cl2 का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C कैलकाटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज फॉर द बॉन्ड, ठीक है, किसके लिए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगा। तो N2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एक लोन पेयर। फ्लोरीन के बारे में हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, 3 लोन पेयर। CC में कोई लोन पेयर नहीं होता है, और ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर। तो मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है। लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होगा, जो हमने पहले ही देखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। लेकिन क्या कार्बन कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है, नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा, बिकॉज ना कोई रिपल्शन, ना बॉन्ड लेंथ का बढ़ना, ना बॉन्ड एनर्जी का घटना, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा C कैलकाटा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए में तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज Na+ और ClO4- के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड, और हम जानते हैं कि ClO4- का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ ये वाला ही नहीं, बाकी ये सब भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सी में तो सिर्फ कोवेलेंट है, इट इज ओनली कोवेलेंट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और डी में अगर देखें, डी में भी सिर्फ कोवेलेंट है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, तो सिर्फ कोवेलेंट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर होगा बी बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। FeCl2 is more covalent than FeCl3. FeCl3 is more covalent than FeCl2. Both FeCl2 and FeCl3 are equally covalent, do not have any covalent character. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ चारों ऑप्शन में घुमा के बात तो FeCl2 और FeCl3 की हो रही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे Fe2+ है और यहाँ पे Fe3+ है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर चार्ज कैटायन में ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और अगर उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा कि FeCl3 इज मोर कोवेलेंट देन FeCl2। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है आप देख सकते हो, बी बॉम्बे में है। आगे बढ़ते हैं, मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। 76 में बोला है इफ द सेंट्रल एटम इन अ सर्टेन मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कुड बी। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सपोज सी ले लेते हैं, तो उसका शेप कैसा होगा। तो हम जानते हैं बेसिकली स्टेरिक नंबर 5 है ये। स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे सिग्मा 3 लोन पेयर 2, तो हम देख ही रहे हैं कि स्टेरिक नंबर 5 हमें पता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का होता है, जिसमें अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाए तो ये कुछ ऐसा शेप बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। एक क्लासिक एग्जाम्पल इसका होता है ClF3। सब लोगों ने पढ़ा ही होगा ClF3 के बारे में, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये देखो टी जैसा बन चुका है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज टी शेप। तो आंसर इज ए असम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 77। 77 में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस इफ आयंस आर लार्ज। बिल्कुल नहीं, ठीक है, लैटिस एनर्जी का डिपेंडेंस आप लोगों को पता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे बोला है कि आयंस आर लार्ज, लार्ज साइज का होगा तब तो लैटिस एनर्जी कम होगा, यहाँ पे तो इंक्रीज होने की बात की गई है। ऑप्शन बी में अगर देखेंगे आयंस आर स्मॉल, तो हमें पता है कि अगर साइज ऑफ आयन स्मॉल हो गया तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में बोला आयंस आर ऑफ इक्वल साइज, नहीं, छोटा होना पड़ेगा। चार्जेस ऑन द आयंस आर स्मॉल, नहीं, चार्ज कम नहीं, चार्ज ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोला है नंबर ऑफ sp2s सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। ये होता है बेंजीन, सब लोग इसको जानते ही होंगे। तो इसमें बोला है sp2s, तो आप लोगों को पता है इसमें सब में एक एक हाइड्रोजन है, सही है कि नहीं। अब मुझे बताओ हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये तो सब लोग जानते ही हैं क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। सिग्मा 3 मतलब स्टेरिक नंबर 3 sp2। और ये जो sp2s की बात की गई है, तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व करता है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व करता है s को, 1s स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। तो कितने sp2s बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, छक्का, जो रोहित शर्मा मारता है कि नहीं, छक्का। ठीक है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, बी बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 79। 79 में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ। इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, स्टेरिक नंबर का ही लगेगा, बस सिग्मा प्लस लोन पेयर देख लीजिए जो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 आ जाए तो हम बोलेंगे उसको sp3। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। जैसे पहला CH2Cl2, तो हमें पता है अगर स्टेरिक नंबर की बात करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली दिस इज sp3, ये तो करेक्ट है भाई। 2 पे आते हैं NH4+, तो यहाँ भी अगर देखें तो हमें पता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 4, ये भी sp3, ये भी करेक्ट है। 3 की अगर बात करें SO4 2-, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है, ये भी sp3। चौथा ClO4-, यहाँ भी आप देख सकते हो 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3, मतलब ये भी करेक्ट। लेकिन आपको 5 भी चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे 4 तक तो ऑप्शन उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 5 वाला एमोनिया, तो एमोनिया को तो हम लोग जानते ही, ये तो sp3 होता ही है क्योंकि स्टेरिक नंबर यहाँ पे देखें 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 मतलब sp3, ये भी करेक्ट है। तो सारे करेक्ट है, 1 2 3 4 5, डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल शेप। तो आप लोगों को पता है पिरामिडल शेप के लिए बेसिकली हमको 3 बॉन्ड पेयर चाहिए और एक लोन पेयर चाहिए, ये डिफाइन होता है पिरामिडल शेप। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर आ जाए
तो इसको हम लोग पिरामिडल बोलते हैं। स्टेरिक नंबर 4 में आता है ये, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ठीक है। बाकी सब हो नहीं सकता, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि बी ऑप्शन में आप देख रहे हो SO3, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो sp2 हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता पिरामिडल। सी भी देखोगे sp2 है, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता। NO3 माइनस भी sp2 है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे फिर से 3 सिग्मा बॉन्ड, सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए असम। आगे बढ़ते हैं 81 की अगर हम लोग बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला, O2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड इज डायमैग्नेटिक। देखो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में तो सही बोला है, 16 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार 2s2, और यहाँ पे अगर देखें सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो 8 के बाद 2 10 12 14 15 16। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो BMO में कितना है, 2 + 2 4 + 2 6 + 4 10, माइनस ABMO में देखें तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे हिसाब से मैंने एक गलती कर दी है, ABMO में 2 + 2 4 + 2 6 हो जाएगा ये, तो 4/2 2। बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये गलत दिया है, ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब हम लोग ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो N2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड इज पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत स्टेटमेंट है, आपको पता ही है N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखें सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 2s2 स्टार 2s2, 8 तो यहाँ पे हो गया, और सिग्मा 2pz, तो 10 12 14। अब देख सकते हो सारे पेयर्ड हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाले BMO में 2 2 4 4 4 8 2 10, माइनस ABMO में 2 + 2 4, तो 6/2 3 होता है। प्लस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, तो ये डाया होता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हमें बोला है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में बोला है H2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 0, ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आप देखो यहाँ पे सिग्मा 1s2 बस यही है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO इज 2, ABMO 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला हम लगा रहे हैं NB - NA डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है और इन्होंने बोला है 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपने निकाल लिया होगा कि आंसर करेक्ट तो डी ही होगा। बाकी मैं डायरेक्टली निकाल भी सकता हूँ। अगर आप देखोगे 81 में ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक करें तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है और डायमैग्नेटिक भी होता है, बिल्कुल करेक्ट। 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पे देखें पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो 8 के बाद 2 10 12। तो बॉन्ड ऑर्डर BMO में देखें 2 + 2 4 + 4 8, 2 + 2 ABMO में 4, 4/2 is 2, प्लस सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक, बिल्कुल करेक्ट। डी डेली इज द करेक्ट आंसर, सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 82। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2+ एंड H2-। इन ऑप्शंस में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यही बोला गया है कि ऑप्शन ए कि दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। बेसिकली ऑप्शन बी और सी से मुझे ये पता चल गया इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन है, और डी में भी वही बात की गई कि स्टेबिलिटी सेम है। तो इसको करने का तरीका MOT ही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमें पता है कि H2+ की अगर बात करें तो हमें पता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज सिग्मा 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे BMO में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ABMO में 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। अगर हम लोग बात करें H2- की तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे 2 BMO में एक ABMO में डिवाइडेड बाई 2 फिर से 0.5। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप ABMO चेक कीजिए, यहाँ पे ABMO में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे है। अगर ABMO में इलेक्ट्रॉन हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर टाई होने के बाद, जिसमें ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें H2+ इज मोर स्टेबल देन H2-, ये है करेक्ट आंसर। H2+ इज मोर स्टेबल देन H2-। सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 83 के साथ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वाटर सॉल्युबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होता है, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। तो इस इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इसे इजीली अप्रोच नहीं कर पाता है, और अप्रोच करेगा भी तो ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्योंकि ऑलरेडी बॉन्डेड है तो वाटर के साथ नया बॉन्ड बनाना मुश्किल है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसलिए इसमें इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग इज द रीजन। जबकि मेटा और पैरानाइट्रोफिनॉल में देखा गया वो लोग इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग करते हैं, तो इसलिए वो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ऑप्शन वाइज देखें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा, ये तो होगा नहीं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखोगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर है। 84 पे आते हैं। 84 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो ये तो सच्चाई है यार, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जीरो से लेके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप ला सकते हो, इवन फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 1.5, 2, 2.5 ऐसे टाइप के वैल्यूज आ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है? जैसे 1.5 हो गया, 2 हो गया, हमने ऐसा देखा भी है, 2.5 भी देखा है, 3 भी देखा है। ठीक है, तो द पॉइंट इज की यस इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर को ये सब जो वैल्यू आ रहे हैं ये किसके वजह से आ रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो हमने आगे यूज भी किया था अभी, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, तो ये फॉर्मूला लगा के ही हम लोग ये वैल्यूज ला सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू ऐसे आ सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो दिया हुआ है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। देखो, इसमें रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था कि ऐसा वैल्यू जो आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? इस फॉर्मूला के दौरान, मतलब इस फॉर्मूला की वजह से आ रहा है कि यहाँ पे BMO और ABMO के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके तभी हमें ऐसे वैल्यूज मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उसके रिलेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा B, बॉम्बे। ठीक है, 85 पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें AClF3, तो हम जानते हैं कि ClF3 का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इस तरीके का रहता है, तो ये और कुछ नहीं टी शेप ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A जो मैच करेगा वो है 5 के साथ। B अगर देखें PCl5, तो ये तो मैच कर जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के साथ। ठीक है, TBP। IF5 जो है, तो यहाँ पे ये थोड़ा पिरामिडल टाइप हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको, ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 6, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अगर आ जाए तो वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। अगर आप इतना भी निकाल लेते हैं तो आप देखो A5, क्या हमारा आंसर आ रहा है? A5, B3, C4। चलो, ऑप्शन B और C में तो आपका टाई हो जाता है, तो D वॉज द डिसाइडर। तो D में अगर देखें CCl4 हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये तो एकदम ईजी था, टेट्राहेड्रल 2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4। सही बात है कि नहीं? टेट्राहेड्रल हो जाएगा 2, तो आपका करेक्ट आंसर B, बॉम्बे आ ही जाएगा। और E तो ऑब्वियसली 1 आएगा ही, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन E की अगर बात करें, E में हमें पता है कि XCF4 कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ऑप्शन इज 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A5, B3, C4, उसके बाद D2 और E1। ठीक है, तो B, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 में बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज ऑब्जर्व्ड इन। पहली बात तो A और C तो यहाँ पे आपको देखना भी नहीं था, क्योंकि sp3 में एंगल होता है 109.5 और ऑप्शन C में sp2 होता है 120, तो ये लोग तो 90 के कैटेगरी में आते ही नहीं है। ऑप्शन B और D को चेक करना था। B को अगर देखें, ठीक है, जैसे कोई भी आप सेंट्रल मेटल एटम ले लो और एटम से एसोसिएट कर दो, sp3d में हमें पता है ये सिनेरियो होता है। सही बात है कि नहीं? तो अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये ऊपर वाला इन तीनों के साथ 90 बना रहा है, ये नीचे वाला भी इन तीनों के साथ 90 बना रहा है, तो टोटल 90 कितने बनेंगे? 6। सही बात है, क्योंकि ये z एक्सिस में और ये लोग xy प्लेन में है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी तीनों के साथ 90, नीचे वाला भी तीनों के साथ 90, तो 6 बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन D को देखोगे sp3d2, उसमें तो यहाँ पे देखो आप, सीन क्या है, ये ऊपर वाला 4 के साथ, नीचे वाला 4 के साथ, और ये एक दूसरे के साथ भी 90 ही बना रहा है, तो ऊपर से 4, XY प्लेन में भी 4 और नीचे से भी 4, टोटल कितना? 12। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, क्योंकि ये Z एक्सिस में है तो ऊपर वाला चारों के साथ 90,
नीचे वाला भी चारों के साथ 90, और एक्स वाई प्लेन में भी आप देख सकते हो 90 4 बार बनेगा, टोटल 12 टाइम्स, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी दिल्ली। अब बात करते हैं 87 का। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ SF4 इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो एक दिया है हमें ऑप्शन 1 में कि एक लोन पेयर है और एक फ्लोरीन है, दिस इज 1, और एक दिया है 2 एक्सियल में 2 इक्वेटोरियल में और एक लोन पेयर। तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेंड्स रूल है जो सबने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोन पेयर 3 के साथ 90 बना रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री कितना है 3। लेकिन यहाँ पे अगर देखें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ 90 बना रहा है, सही बात है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ये z एक्सिस और ये xy प्लेन, तो 2 के साथ 90 बना रहा है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए 2 वाले में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, इसलिए हम बोलेंगे विच इज़ मोर स्टेबल, 2 इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90। तो बी बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सबने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, 88 पे आते हैं। 88 में बोला असर्शन आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। बहुत बड़ा मजाक, हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं नॉन डायरेक्शनल होता है, वेरेज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। और एक फालतू बात, सही बात है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्ड्स उल्टा डायरेक्शनल होते हैं, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, तो ये तो असर्शन तो मतलब गलत। रीजन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग सेम स्पिन। गलत, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग तभी होता है जब ऑपोजिट स्पिन होता है, तो ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। तो आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर होने का कंडीशन क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक या रेगुलर हो जाए, मतलब सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है 0। तो ए ऑप्शन अगर देखें तो NO2, तो आपको पता है यहाँ पे तो पंगा है, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर है, तो ये 0 तो नहीं हो सकता डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन बी अगर देखें तो यहाँ पे पंगा ये है कि क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, डिफरेंट एटम्स, ये भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में अगर हम लोग देखें पानी, तो अगर हम लोग देखें वाटर, लोन पेयर और हाइड्रोजन डिफरेंट हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऑप्शन डी की बात करें तो तुम लोग जानते हो SbCl5, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0, नॉन पोलर, तो यही तो करेक्ट आंसर है, डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90 पे आते हैं। 90 अगर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ट्रू, ये तो करेक्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर के लिए एक्सटर्नली 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, ठीक है, क्लियर है, दे कैन बी सेम ऑल्सो डिफरेंट ऑल्सो, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। नो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखा था, विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर एज बॉन्डिंग हो जाए तब हम उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, तो बी गलत है, ठीक है, तो नॉट ट्रू ही बोला है, तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्ड्स आर फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ट्रू। एज बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, ट्रू। बॉइलिंग पॉइंट जैसे प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है एज बॉन्डिंग, विच इज नथिंग बट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 91। तो मैच द फॉलोइंग 1 and 2, ठीक है, इनको मार्क करना है हमें। तो अगर हम लोग देखें SF6 सबको पता होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है 6 फ्लोरीन, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d2, तो ये कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो आप लोग अगर देखोगे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4, जिसमें S के साथ फ्लोरीन इस तरीके से एसोसिएट होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ऑप्शन बी को देख लें SiCl4, तो ये स्टेरिक नंबर 4 4 सिग्मा बॉन्ड है टेट्राहेड्रल, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि Si के साथ इस तरीके से, ठीक है, एसोसिएशन पॉसिबल। सी अगर देखें AsF5, तो स्टेरिक नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, विच इज ऑप्शन 2 को अगर देखें इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग। क्या इससे हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है A4, ऑप्शन देख लेते हैं A4B1, A4B1,
इससे हमारा करेक्ट आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद C2 और D तो 3 होगा ऑब्वियसली, तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। डी अगर तुम देखोगे BF3 तो ऑब्वियसली BCl3 सॉरी, तो ऑब्वियसली ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, दैट इज ऑप्शन 3। हम जानते हैं कि बी के साथ 3 क्लोरीन इस तरीके से 120 डिग्री, सही है, विच इज नथिंग बट ऑप्शन 3। तो A4 B1 C2 D3, तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 92 क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन PT C2H4Cl3-1। ठीक है, PT C2H4, ठीक है, Cl3-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका X। ठीक है, C2H4 का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा हमारा, जिसमें सिर्फ हमारा पाई बॉन्ड ही काम आता है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लोरीन का -1 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू -1, तो x जो होगा वो -1 + 4, ये हो जाएगा +2 चार्ज। प्लेटिनम का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन H2S + H2O2 है ना, H2S + H2O2 इज इक्वल टू 2H2O + S। ठीक है, शोज क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 है ना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब H2O2 के बारे में ही कमेंट करना है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एल्कलाइन और एसिडिक तो होगा नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए 94। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, तो O2 जो है हमारा नाम ही है उसका, O2 मतलब ऑक्सीडेशन, अगर जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज़ होता है, मतलब जिसके ऐड करने से ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो आपका बेसिक डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन ही है ऑक्सीडेशन की में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो होगा ही है ना, पहला ही होगा, पहला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि MnO4 है ना, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, MnO4 भी हमारा एक तरीके का गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और कोई भी X2 होता है ना, कोई भी X2 मतलब इसमें I2 जो है वो भी हमारा एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 95 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कह रहे 2ClO3 -1 से Cl2 में अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस Cl2 में कन्वर्जन की वजह से कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, गेन कितना हुआ है, मतलब ये गेन कितना करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एक तो बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन बैलेंस है, तो क्लोरीन बैलेंस है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन नहीं 6 ऑक्सीजन की कमी है, तो 6H2O यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 12H+ ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 12+ और 2- कितना हो जाएगा 10+, और यहाँ पर 0 चार्ज है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर 0 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 5 का, और 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, बैलेंस करके भी देख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, है ना, तो 96 क्या बोला जा रहा है कि IO3- + I- है ना, प्लस A टाइम्स ऑफ I- B टाइम्स ऑफ H+, C टाइम्स ऑफ H2O, D टाइम्स ऑफ I2। ये एक तरीके का बैलेंस करने वाला रिएक्शन है। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, या फिर आप किससे कर लीजिए, आप हाफ रिएक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो IO3- को हम लोग एक बार I2 के साथ बैलेंस कर लेते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 6H2O कर दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ 12H+ कर दीजिए, और यहाँ पे 2I में यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और I2 का अगर हम लोग I- का बैलेंसिंग करेंगे I2 के साथ, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा चार्ज बैलेंस हो जाए।
है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2iO3 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 12H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, अज्यूमिंग कि ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 5 × 2 और यहाँ पे 5i2 और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया 12H प्लस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका i2 प्लस 5i2 6i2 और यहाँ पर 6H2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आई थिंक इसमें कॉमन लिख रहा है 2, तो 2 को कॉमन हटा देते हैं, तो एक iO3 माइनस यहाँ बचा, यहाँ पर 5i माइनस बचा, यहाँ पर 6H प्लस बचा और यहाँ पे 3i2 प्लस 3H2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी अवर 3H2। अब हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा A, ठीक है, इसका कोफिशिएंट B, इसका कोफिशिएंट C, इसका कोफिशिएंट D। तो ABCD की वैल्यू जो हो जाएगी 5, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A बराबर मतलब 5 6 3 3, है ना, 5 6 3। H2O का कोफिशिएंट, आई थिंक H2O का कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है ना, ये हमारा ये I2 का कोफिशिएंट D दिया हुआ है ना, इसकी ये D हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो खैर दोनों के दोनों 3 हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, C और D दोनों C हो, तो 5 6 3 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत ईजी है भाई, NO3 माइनस, ठीक है, प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू 2H2O प्लस NO, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 2 + 1 3, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 है, हो गया कंप्लीट। एटम बैलेंस रिएक्शन यहाँ -1 + 4 कितना हुआ, -1 और +4 हो जाएगा हमारा +3 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +2 है, चेंज जो हो रहा है वो 3 का हो रहा है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। BiO3 माइनस से Bi+3 बन रहा है और Mn+2 से MnO4 बन रहा है, बाकी सभी में Mn+2 से Mn4 बन रहा है चारों ऑप्शंस में। तो हम लोगों को BiO3 माइनस को, है ना, बिस्मथ को क्या कराना है, रिड्यूस कराना है, ठीक है, बिस्मथ को रिड्यूस कराना है और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कराना है, ठीक है। तो बस हम लोग देख करके एक बार बैलेंस कर लेते हैं। BiO3 माइनस, BiO3 पर -1, ठीक है, प्लस Mn+2 इज इक्वल टू Bi+3 प्लस MnO4 पे -1। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ बिस्मथ का निकालिएगा तो यहाँ पे +5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बिस्मथ का +3, कितने का चेंज आया, यहाँ पे कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, ठीक है। मैग्नीज यहाँ +2 है, यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, यहाँ पे आया 5 का चेंज, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 BiO3 -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 Mn+2 इज इक्वल टू 5 Bi पर +3 प्लस 2 MnO4 पे -1। अब लास्ट में हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है 8, ठीक है। तो यहाँ पे है 8, तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो 7H2O ऐड कर दीजिए, ठीक है। 7H2O ऐड कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14H+। अब सब कुछ ठीक रहा तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 5 BiO3 माइनस, ठीक है, 2 Mn+2 14H+, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा B ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कैन बी रिड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ Sn+2। देखिए K2Cr2O7 में हमको Cr2O7 डबल माइनस से मतलब है ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा और इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा +6 से +3 का चेंज जो होगा वो 3 का होगा, तो 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है। Sn+2 से
Sn+2 हमेशा Sn+4 में कन्वर्ट होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2। तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Sn+2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इसका पूछ रहा है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 6, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका हो जाएगा 2/6 दैट इज़ 1/3 मोल्स चाहिए K2Cr2O7 का, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 100। व्हाट इज़ ए, ठीक है, कह रहा है 2Fe+3 + Sn+2 इज इक्वल टू 2Fe+2 + A। आपको जानबूझ करके कंफ्यूज किया गया है Sn का, या तो Sn में 2 ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, Sn+2 और Sn+4। ठीक है, तो बात ऐसी है ना, 0 चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी हमारा, अगर ये Fe+3 से Fe+2 खुद को ये घटा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो टिन जो होगा, टिन का जो चार्ज होगा वो टिन ही बनेगा और उसका चार्ज बढ़ेगा पहले से, तो +2 से +4 जाएगा, +3 नहीं जा सकता है, तो +4 विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डिस्कशन समाप्त हुआ। मेरे हिसाब से पहला ENTS था, फेयरली बहुत इजी लगा होगा आपको पेपर। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको किया होगा और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके अपने कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ाया होगा। आप लोगों ने अच्छे से देखे भी होंगे क्वेश्चंस, ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से सबने अच्छा किया होगा। बट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको इतना आसान क्वेश्चंस ना मिले, इसके लिए अगर मैं इस बार आपको बोल दिया, क्योंकि ये आपका पहला टेस्ट था जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट सवाल ऐसे भी नीट्स में बहुत सारे सवाल ऐसे इसी तरह से आए हैं, वो बस इतना ध्यान रखना है, सवाल यही सवाल हो सकता है कि आपके नीट में आ जाए, तो आप हो सकता है गलत कर दो, उसमें आपको अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना है, मतलब इजी सवाल को खुश होकर के गलती नहीं करना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।